चलिए बेटा, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय भारत, राधा स्वामी। नेशनल इनकम चैप्टर जो है न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर दिया है हमने। ठीक है जी, तीनों फॉर्मूले जो है और बेसिक जो है पहले लेक्चर में 3 लेक्चर टोटल बने हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार में अगर चीजें सारी नहीं क्लियर होती तो 2 बार देखे, 3 बार देखे, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। पहली बार चीजें कभी भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, चलिए आज बेटा जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, 4 मार्क्स की उसकी वेटेज जो है हमारे बोर्ड्स में लगभग ये डिसाइडेड होती है कि 4 मार्क्स का इस चैप्टर में से थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी है पूछा जाता है। अच्छा जी सर, ऐसा कौन सा चैप्टर है बेटा? वो तो आपने देख ही दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर। क्या सर सच्ची में 4 मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का मतलब है बेटा आपका 5% वेटेज मार्क्स की। यानी कि आज अगर आप इस चैप्टर को आज अभी यहां जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठ के अगर आप इस चैप्टर को, इस 30-35 मिनट की जो वीडियो बनती है इस चैप्टर को देख के अगर उठते हो तो बेटा ये सोचिए कि 5% मार्क्स जो आपके इकोनॉमिक्स में है वो पक्के हो जाएंगे। कोई भी आपको कहीं पे दुविधा या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ जी, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, अब मेरे को एक बात बताइए, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं या कहिए इंडिया है या कोई भी कंट्री है, क्या वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या दूसरी देशों पे डिपेंडेंट होती होगी? नहीं होती होगी सर, बिल्कुल होती होगी। अगर वो डिपेंडेंट है तो क्या जो ट्रांजैक्शंस की जाती होगी, जैसे हम सपोज कीजिए अब इंडिया है, इंडिया में गोल्ड बोल गया, पेट्रोलियम की अपनी प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए क्या है, इसीलिए इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है पेट्रोल के लिए, है ना। ऐसे ही मैं बोलूं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास वीट, राइस या वेजिटेबल्स या कुछ सर्टन मिनरल्स वगैरह की प्रोडक्शन नहीं है। सो हमेशा क्या होता है, हमेशा कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। 2 देशों के बीच में ट्रेड होती है। ट्रेड का रीजन ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कि ना हमारा देश सब कुछ बना सकता है ना उनका देश सब कुछ बना सकता है, और हमारा देश जो बनाता है हम वो सब खा भी नहीं सकते। ठीक है ना। सो हमारा जो बच जाता है हम बाहर बेच देते हैं, और उनका जो बच जाता है या उनको जो चाहिए होता है वो हमसे ले लेंगे। यही रीजन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। एग्जाम्पल ये था कि ये हम सपोज करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और ये इंडिया है। ठीक है जी, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और ये इंडिया है। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी, एक अकाउंट में, जैसे आप अकाउंटिंग में अपने अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हो चीजों को, वैसे ही जो दोनों देशों हमारे देश और बाकी देशों के बीच में ट्रांजैक्शंस है, एक साल में जो ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिनेशन पढ़ते हैं जी, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री विद द रेजिडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बड़ी सिंपल चीज है, यानी कि एक तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। ठीक है जी, उसके बाद ट्रांजैक्शन होंगी हमारे देश के नागरिक और बाकी देश के नागरिक की, और तीसरे आ गया जी एक साल में, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है जी, देखो आप क्या करते हो बेटा, आप चीजों को ना आपको चीजें समझ आई होती हैं, पर जब आप पेपर में लिखने जाते हो अपनी लैंग्वेज यूज करते हो। नो डाउट अपनी लैंग्वेज यूज करो। ये नोट्स भी मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाए हैं, जो बुक लिखते हैं पब्लिशर वो भी उनकी लैंग्वेज है, बट उस लैंग्वेज में, उस वर्ड्स में कहीं ना कहीं कुछ कीवर्ड्स का होना जरूरी है। जैसे मैंने ये 3 टर्म्स हाईलाइट किए हैं, 3 आपको कीवर्ड्स बताए हैं। ठीक है जी, सो बीओपी क्या था? बीओपी था सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री विद द ट्रांजैक्शन ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने एग्जांपल लिया। ठीक है जी, अब आ गया जी कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी चैप्टर है। एग्जाम्पल को फिर से मैं रिवाइज करूंगा। ये देखिए, ये है बेटा इंडिया। ये क्या है बेटा? सर ये तो स्क्वायर है। नहीं, आप सोचो ये इंडिया है, ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, अब इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन है उनको जब हम रिकॉर्ड करेंगे, कहीं पे लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर बीओपी। चलिए मैं कहता हूं इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को छोड़िए, पहले आप बोलिए आपका कोई बिजनेस है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन होती हैं, सपोज कीजिए आप उस फर्म के अकाउंटेंट हो, आप एबीसी लिमिटेड के अकाउंटेंट हो, आपको उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है।
चलिए, अब मेरे को एक बात बताओ, आप क्या करोगे? आप सेल वाउचर, परचेज वाउचर जनरल में जब आप रिकॉर्ड करोगे तो फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? सर फाइनल अकाउंट में आता है जी ट्रेडिंग P&L और आता है जी बैलेंस शीट। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ट्रेडिंग P&L में कौन कौन सी आइटम्स आप रिकॉर्ड करोगे? सर इसमें परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, ऐसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी? जी सर ऐसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। अच्छा, और बैलेंस शीट में? सर बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे जी लायबिलिटीज और एसेट। मैं कहूंगा आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया या आपने कहीं पे लोन लिया, ठीक है जी, वेरी सिंपल सी बात। देखो बेटा मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, चीजें तो बुक में भी लिखी हुई हैं, अगर आप चीजों को लॉजिक के साथ समझोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी चीज को रटने की जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन अगर बुक में से चीजों को पढ़ोगे, रट्टा लगाओगे, रट्टा हमेशा रिस्की होता है, पढ़ोगे कुछ लिख के कुछ आ सकते हो, इसलिए मैं आपको हर एक बात जो है, हर बात जो है मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई एग्जाम्पल से आपको लिंक करके दी जाए, ठीक है जी। चलिए सो मैं कहाँ बोल रहा था, मैं यहाँ था अभी। अगर इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शंस होगी, उन ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है, उन ट्रांजैक्शंस को हमने लिखना है, ठीक है जी। लिखने के लिए ऐसे दो तरह के अकाउंट्स बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। जैसे एक बिजनेस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही हमारे देश की और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करने के लिए भी ऐसे ही अकाउंट्स वो बनेंगे। उन अकाउंट्स में जो है, उन अकाउंट का नाम होता है जी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब करंट अकाउंट में सिंपल सरल भाषा में आपको बोलूंगा जी ट्रेडिंग P&L अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट। यानी जो सारी आइटम्स जो हैं जो हम ट्रेडिंग P&L में रिकॉर्ड करते हैं वो कहां पे जाएंगी? करंट अकाउंट में, और वो सारी आइटम्स जो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं वो जाएगी कैपिटल में, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं, करंट अकाउंट पहले आ गया जी। कहते इट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच डज नॉट चेंज द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। यानी वो सारी ट्रांजैक्शन जो एक देश के नागरिक का दूसरे देश के नागरिक के साथ एसेट लायबिलिटी स्टेटस नहीं चेंज करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे जी करंट अकाउंट, ठीक है जी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है जी, मेरी बात समझे। यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब सेल और परचेज, सिंपल सी बात है। सो हमने क्या करा, हमने डेफिनेशन करी बीओपी की डेफिनेशन के बाद हमने क्या करा है जी, हमने करा है उसके कंपोनेंट्स। दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन आएंगी जो एक देश के नागरिक के एसेट लायबिलिटी स्टेटस नहीं चेंज करेंगे, या फिर बोल दीजिए वो सारी आइटम्स आएंगी जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे। सो करंट अकाउंट की आ गया जी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है जी। गुड्स का एग्जांपल दिया हुआ है फूड प्रोडक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो। सर्विसेज का एग्जांपल लिखा हुआ है जी मेडिकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है जी। ओवर द बॉर्डर, सोचिए मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को अब्रॉड पढ़ाया, तो क्या होगा, तो वो जो है करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है जी। अच्छा आगे सर्विसेज कहते हैं, सर्विसेज आर अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 3 फॉलोइंग पार्ट्स। इसको 2 बोलूंगा मैं, ये थोड़ी सी हमारी गलती है। और तीसरे पे आता है जी ठीक है जी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं बेटा? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको नहीं पता तो ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटा, ये +1 का कंसेप्ट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन जिन चीजों से अफेक्ट होती है या जिन चीजों के कारण किसी चीज की प्रोडक्शन होती है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। मतलब किया मतलब कोई भी अगर हमने प्रोडक्ट बनाना है तो इन चारों चीजों की मदद से ही वो प्रोडक्ट बन पाएगा, है ना। जमीन पे रहकर, मजदूरों की मदद से, पैसे की मदद से और बिजनेस को मैनेज करने वाले के आइडिया से, ठीक है जी। चलिए सो आगे लिखा हुआ जी सर्विसेज आर अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 2 फॉलोइंग पार्ट्स, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच जनरेट्स फैक्टर इनकम, यानी कि अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अभी फ्री में तो काम करेंगे नहीं। अगर मैं किसी से रेंट लैंड
उधारी ले रहा हूं तो उसको मैं रेंट पे करूंगा, लेबर उधारी ले रहा हूं तो वेजिस पे करूंगा, कैपिटल है तो इंटरेस्ट है, और कोई मेरा बिजनेस मैनेज कर रहा है तो वो मेरे से प्रॉफिट में शेयर मांगेगा। ठीक है जी, चलिए वही चीज है। सो सर्विसेज आर अगेन कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉलोइंग पार्ट्स। फैक्टर सर्विसेज, इट रेफर्स टू दो सर्विसेज विच जनरेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मैंने बता दिया, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट की जाती है। इंक्लूड्स इट आल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सैलरी फीस। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आ गया जी नॉन फैक्टर सर्विसेज। इट इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस। मतलब मेरी बात सुनिए, ये था कनाडा, ठीक है जी, ये था इंडिया। अब कनाडा से एक मैंने शिप में अपना सामान रख के, सर ये तो ट्रक है, नहीं बेटा ये शिप है, ये देखो ये शिप बोल रही है, मैं शिप हूँ। ठीक है जी, मैंने क्या किया, मैंने कनाडा से एक शिप में अपना सामान जो है सामान रख के इंडिया भेजा। अब रास्ते में जो समुद्र था, समुद्र में से मेरे को खतरा था कि बड़े बड़े लुटेरे आके, बड़ी बड़ी मूंछों वाले लुटेरे इसको लूट ना ले, इसको मेरी शिप को जो है हमला ना कर दें, या मेरे ड्राइवर को या मेरे कीमती सामान को ना खा ले। मैंने क्या करवाया, मैंने इसका इंश्योरेंस करवा दिया। मैंने इसका करवा दिया जी इंश्योरेंस। ठीक है जी, अब जो मैंने इंश्योरेंस करवाया है, मेरे को एक बात बताइए, या क्या ये गुड है या सर्विस है? नहीं सर, ये तो सर्विस है, गुड्स तो कहीं पास किसी एंगल से नहीं। अच्छा, मेरी ये सर्विस है, और ये सर्विस मैंने क्या मैं इसे फैक्टर सर्विस बोल सकता हूँ? नहीं सर, फैक्टर सर्विस तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है इसमें, है ना मैंने लैंड उधारी ली, ना लेबर उधारी ली, ना कैपिटल लिया, ना प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए मैंने नोट्स में ये चीज लिखी है कि फैक्टर सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज जो है वो नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है जी, चलो ये मानी जाएगी जी अब नॉन फैक्टर सर्विस। ठीक है जी, चलिए सो ये होगी हमारी नॉन फैक्टर सर्विस। ठीक है जी, हाँ। So it includes all the services other than factor services, example banking, insurance, etc. ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। अब आगे जी करंट ट्रांसफर, ये आ गया हमारा करंट अकाउंट का तीसरा कंपोनेंट, यानी कि करंट ट्रांसफर। अब करंट ट्रांसफर है, कहते इट रेफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री, दे आर इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ग्रांट्स एक्सेट्रा। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है जी, सपोज कीजिए जो आपके बड़े भाई बहन अगर कोई बाहर गया हुआ है, या आप में से किसी ने बाहर जाना है, तो जब आप जाके अपने माँ बाप को इंडिया में कुछ ना कुछ पैसे भेजोगे, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो आपको पैसे भेजते हैं, नहीं सर हमारा तो ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है, बेटा सोच लो ना, सोचने में क्या जाता है। ठीक है, आप जाके अपने रिलेटिव्स को भेज देना। चलिए, सो मैं क्या बोल रहा था, अगर करंट ट्रांसफर है, करंट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि अगर बाहर से हमें कोई पैसे भेज रहा है बिना कुछ काम किए, जिसको हम ट्रांसफर फॉर फ्री बोलेंगे, या ग्रांट वन साइडेड ट्रांसफर बोल देते हैं, या गिफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है जी, सो वो क्या है, वो हमारा करंट ट्रांसफर माना जाएगा। इट रेफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री, दे आर इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ग्रांट एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अब बेटा इस चैप्टर का एक बार मैं आपको मकसद बताता हूँ, इस चैप्टर का मतलब बताता हूँ क्या है। देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे, सभी बच्चे अपने कान खोलेंगे। सर हमारे कान तो खुले हैं बेटा, और खोल दीजिए उसको, अपने कान। कहाँ गया? हाँ जी, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि वो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, उड़ाते उड़ाते हमारे नोट्स ही उड़ गए बेटा। अब सबको भगाएंगे। चल तू भी जा, तू भी जा, चल तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा। देखो इस चैप्टर के बाद आपको आप क्या करने लायक हो जाओगे। हमारे देश में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी ट्रांजैक्शंस है, बीओपी क्या है? बीओपी है उसका रिकॉर्ड। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए कि हमारे देश में से जो भी कुछ बाहर जाएगा, या जो भी कुछ हमारे देश में आएगा, ठीक है जी,
वो एक ना एक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है जी, वो एक ना एक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कौन कौन से? या वो रिकॉर्ड होएगा जी करंट अकाउंट में, या वो रिकॉर्ड होएगा जी कैपिटल अकाउंट में। सपोज कीजिए बॉर्डर पे दो बंदे खड़े हैं, एक का नाम है जी करंट अकाउंट और दूसरे का नाम है जी कैपिटल अकाउंट। यानी ये बीओपी का मकसद क्या है? बीओपी का मकसद है आपको सिखाने का कि कौन सी ट्रांजैक्शन इस वाले बंदे में रिकॉर्ड होगी या करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, और कौन सी ट्रांजैक्शन इस वाले बंदे में या कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव ये है। अब हमने क्या किया, अब हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर इसमें रिकॉर्ड होगा गुड्स का, सर्विसेज का। अगर आप बाहर से पैसे भेजोगे इंडिया अपने माँ बाप को, वो सर यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, या आपके माँ बाप आपको बाहर पैसे भेजेंगे तो वो भी सर यहाँ पे रिकॉर्ड है, ठीक है जी। चलिए ये थे कंपोनेंट्स करंट अकाउंट के, देखेंगे एक बार। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज दो तरीके की है जी, फैक्टर नॉन फैक्टर, नीचे आ गया जी करंट ट्रांसफर, ठीक है जी। सो ये था करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का मकसद क्या है? करंट अकाउंट का मकसद क्या है? वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना जो एक देश के नागरिक की दूसरे देश के नागरिक के साथ रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं, सॉरी एसेट लायबिलिटी स्टेटस नहीं चेंज करते, ठीक है जी। आगे आ जाइए जी कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कौन सा है सर? बैलेंस शीट वाला, ठीक है। आपने अगर नोट्स प्रिंट किए हैं, ठीक है, नहीं तो साथ में लिख देना बैलेंस शीट। कहते इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन व्हिच चेंज द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। यानी कि एक देश के नागरिक के एसेट लायबिलिटी स्टेटस को जो चेंज करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जी कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। आगे आ गया जी कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहला आ गया जी बोरिंग्स। बोरिंग्स मतलब सर पैसे मांगना, बिल्कुल सही। सर क्या हमारा देश भी पैसे मांगता है? बेटा क्यों नहीं मांगता? बेटा अगर बजट का डेफिसिट हो गया तो वो कैसे फाइनेंस करेंगे? पैसे मांग के ही फाइनेंस करेंगे ना। चलिए, सो बोरिंग्स ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है। तो कहते बोरिंग भी आगे दो तरीके की है। एक तो आ गया जी पहला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा सोचिए मेरे को पैसे चाहिए, और मैंने क्या किया, मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया कि सर मेरे को पैसे चाहिए। सर वो कहते मिल जाएंगे। आज तो कहते आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, पैसे आपको क्यों नहीं देंगे? हम बिल्कुल देंगे, ठीक है। वो मेरे से कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि ये हिंदुस्तानी है और वो पाकिस्तानी है। कहते सर हम आपको पैसे जरूर देंगे पर हम आपको 20% पर एनम इंटरेस्ट ब्याज करेंगे। मैंने कहा बाप रे बाप, इतना ब्याज? कहता जी सर इतना ब्याज। कहते आपको भी पैसा कमाना आता है, हमें भी कमाना आता है, इस करके 20% ब्याज देंगे हम, पैसा लेना लो, नहीं लेना तो भी लो, क्योंकि आपको कोई और देश नहीं देगा। चलिए, सो फिर मैंने क्या किया, या हमारे देश ने क्या किया, हमारे देश को मजबूरन पैसा लेना पड़ा क्योंकि और कोई देश हमें पैसे दे नहीं रहा था। सो ऐसी बोरिंग को हम बोलेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। मतलब पाकिस्तान ने हमें कमर्शियल पर्पस के लिए पैसा दिया है, उसने प्रॉफिट कमाने के लिए दिया। या मैं बोलूंगा अगर हम किसी कंट्री से कमर्शियल या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे नहीं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। इट इज द बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विदाउट एनी एडवाइस टू यूज सच फंड। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाने के लिए हम पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चलिए, सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? कहते बोरोइंग्स एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद एन एडवाइस टू यूज सच फंड्स। एग्जांपल, इंडिया बोरोड मनी फ्रॉम जापान फॉर बुलेट ट्रेन एट कंसेशनल रेट। फर्दर इट विल ऑल्सो असिस्ट आवर कंट्री इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सपोज कीजिए हमने जापान को टेंडर दिया कि जापान आजा मेरे देश में बुलेट ट्रेन बना जा। तो जापान क्या है, जब जापान की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई तो जापान बोल रहा था, जापान कहता मैं आपको पैसे भी दूंगा, उस पर ब्याज भी मार्केट से कम लूंगा, और जो है आपको बुलेट ट्रेन बनाने की टेक्निक भी बताऊंगा, सारा प्रोसीजर भी बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए, अब जापान ने क्या किया, जापान ने हमें पैसे भी दिए हैं। क्या उसने पैसे फ्री में दिए? नहीं सर। बट क्या उसने कुछ कमाया? नहीं सर। क्यों नहीं कमाया? बेटा 0.1% ब्याज क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सो कहने के तात्पर्य ये है, कहने का भाव ये है कि अगर हम किसी देश से पैसा बोरो कर रहे हैं और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो है और वो हमें असिस्ट भी कर रहा है कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो कैसे कंप्लीट करना है, तो उसे हम बोलेंगे जी एक्सटर्नल असिस्टेंट। अब इस बात का मतलब आपको बड़ा क्लियर हो गया जी। इट इज द बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विदाउट एनी एडवाइस टू यूज सच फंड्स, ठीक है जी। सो मैंने पाकिस्तान से
पैसा मांगा तो पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं उस पैसे की बेलपुरी खाऊं, चाहे मैं उस पैसे के गोलगप्पे खाऊं, या मैं उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाऊं या बुलेट ट्रेन बनाऊं। लेकिन एक्सटर्नल असिस्टेंस जो होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम होगा, और जो है और आपको असिस्टेंस भी दी जाएगी आपको ये पैसा कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है जी, चलिए आगे आ गया जी, आगे आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट, दूसरा कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का। इन्वेस्टमेंट मतलब इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन आवर कंट्री। ठीक है जी, बाहर वाले देश के बंदे जो है अगर हमारे देश में कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ खरीदेंगे, या हम बाहर जाके कुछ खरीदेंगे, तो वो क्या हो जाएगा जी, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर मतलब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको बोलूंगा कि +1 की बिजनेस स्टडीज में हमने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में एक बात बड़ी क्लियर सी करी थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अच्छा, वोटिंग राइट्स होते हैं, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर के, किसी भी कंपनी के किसी इक्विटी शेयर होल्डर के ग्रुप ऑफ मेंबर या एक मेंबर के पास 50% से ज्यादा राइट्स होंगे, तो क्या वो उस कंपनी को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी राइट्स उसके पास है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, अगर किसी कंपनी में हमारी मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट होगी, 50% से ज्यादा शेयर अगर हम खरीदते हैं या वो कंपनी हमारे में खरीदती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? लेस देन कंट्रोलिंग पावर, ठीक है, या कह लीजिए लेस देन 5%, यानी कि 1-2% या कुछ 5-10% शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। सो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI जिसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे वॉलमार्ट है इंडिया में, उसका 100% रिटेल स्टोर है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सपोज कीजिए मैंने मैकडी के 1-2 शेयर खरीद लिए, तो इससे मैं मैकडी का ऑनर नहीं बन जाऊंगा, इससे मैं मैकडी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, इसलिए हम इसको बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी मेरे पोर्टफोलियो में से छोटा सा हिस्सा जो है वो मैकडी का है। मैकडी मतलब मैकडोनल्ड्स बेटा, मैकडॉवल्स नहीं। चलिए जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स द परचेज ऑफ मोर देन 50% ऑफ शेयर्स बाय a foreign resident in our domestic company. Portfolio investment, it refers to the purchase of few shares of domestic company by a foreign resident. ठीक है जी, चलिए आगे जी, NRI deposit. The deposits by NRIs in our country are known as NRI deposit. Example, money deposited by the American residents in our country. अब मेरे को एक बात बताइए, ये मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? मेरे को एक बात बताइए, ये मैंने क्या लिखा है? ये आपने लिखा है सर, ये क्या लिखा है? ये लिखा है जी स्विस बैंक। स्विस बैंक क्या मतलब है स्विस बैंक का? सर ये वो स्विट्जरलैंड का बैंक है जिसमें बोला जाता है कि सबके ब्लैक मनी है। हाँ बेटा, मेरा भी ब्लैक मनी है, मेरे 436 रुपए उस स्विस बैंक में है। अब मेरे को एक बात बताइए, स्विस बैंक में क्यों पैसा रखा जाता है? क्या हम और किसी बैंक में क्यों नहीं रखते? हम अपने बैंक में क्यों नहीं रख सकते? हम क्या जरूरत है हमें बाहर जाके स्विस, मतलब हमारे देश के जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं, या सरल लफ्जों में बोलूंगा पॉलिटिशियंस हैं, जिनके पास सुना जाता है कि ब्लैक मनी है, क्या जरूरत है वो स्विस बैंक में ही पैसा रखते हैं? बेटा एक बात है स्विस बैंक की, कि स्विस बैंक की प्राइवेसी है, वो कभी भी अपनी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती अगर उसको थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन मंगाएगी। अच्छा जी, यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब इंडिया में जो भी बैंक्स हैं उसको अगर हमारी सरकार बोले कि आपको पैसा बताओ इस लीडर के नाम या इस बंदे के नाम कितना है, तो वो सरकार, वो जो बैंक्स है वो प्रेशराइज्ड होंगे। RBI बोले तो उन बैंक्स को बताना पड़ेगा। ऐसे जो स्विस बैंक है, स्विस बैंक किसी की कंफर्मेशन पे जो है बैलेंसेस नहीं बताता, उसी बंदे को सिर्फ जो है जिसके पैसे हैं सिर्फ उसी बंदे को पता होगा मेरे कितने पैसे हैं। ठीक है जी, चलिए ये रीजन है स्विस बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने का। ठीक है जी, सो मेरे जो 436 रुपए हैं मैंने भी इस बात से ही डिपॉजिट करवाए हुए हैं वहां पे कि किसी को पता ना चले कि मैं कितना अमीर हूं। ठीक है, चलिए वापस जाएंगे। अब एक बात तो हमने कर ली कि स्विस बैंक में पैसा जमा होता है। एक मिनट जी, स्विस बैंक में पैसा जमा होता है। ठीक है जी, ऐसे मैं बोल सकता हूं हमारे देश की भी कुछ पॉलिसीज किसी ना किसी देश के बंदे को अच्छी लगती होगी, या अगर अच्छी नहीं भी लगती होगी तो क्या पता कोई बंदा फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमारे देश में डिपॉजिट करवाए, है ना, यानी कि उसको हमारी
कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगता हो। सो ऐसी ऐसी बातें को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे डिपॉजिट्स को क्या हम बोलेंगे, हम बोलेंगे जी एनआरआई डिपॉजिट। द डिपॉजिट्स बाय द एनआरआईज इन आवर कंट्री आर नोन एज एनआरआई डिपॉजिट। एग्जांपल, मनी डिपॉजिटेड बाय द अमेरिकन रेजिडेंट्स इन आवर कंट्री। ठीक है जी, अमेरिका के कुछ बंदे थे, जॉन पीटर ड्रैम शूम, उन्होंने अपने देश में पैसा जमा कराया, भारत में पैसा जमा कराया, हमारे बगल में जो बैंक है जिसके बाहर कचौड़ी वाला करता है उसमें पैसा जमा कराया, तो उसके क्या बोलेंगे, उसके हम एनआरआई डिपॉजिट बोलेंगे। और वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड होगा जी आपके करंट अकाउंट में। ठीक है जी, अब वापस से समझ लीजिए मैं आपको क्या करवा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। इसमें हमने 3 पढ़ ली। ठीक है जी, अब जो आ रही है, कोई बंदा बाहर से लोन लेने आया है, ठीक है, बॉर्डर पे जो ये जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट खड़े हैं, उस बंदे को रोकेंगे कि बंदे तू कहाँ जा रहा है, वो कहता मैं इंडिया में लोन लेने जा रहा हूँ। लोन लेने जा रहा है ना, चल मेरे में अपनी एंट्री डलवा के जा। अच्छा, कोई बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, उसकी एंट्री है। ठीक है जी। सो मकसद जानिए चीजों को क्रैम्प करने की जरूरत नहीं है। हर बात का एक लॉजिक होता है, लॉजिक समझोगे तो बेटा बहुत आगे तक जाओगे, नहीं तो मेरे जैसे रह जाओगे। चलिए जी, बैंकिंग कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक एज कोलैटरल। ठीक है, हमारे देश से किसी ने लोन लेना था, लोन लिया, उसने पैसे वापस नहीं किए, या अभी लोन चल रहा है, उस लोन के टेन्योर के दौरान हमारे देश ने जो कुछ बाहर वाली चीजें गिरवी रखी हुई हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जी बैंकिंग कैपिटल या फिर कोलैटरल। ठीक है जी, इट रेफर्स टू द फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक एज कोलैटरल। अच्छा, आगे आ गया जी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या है? अब एक एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए मैं इंडिया में बैठा हूं और ये बंदा एक है चाइना में। मैंने अपनी बाइक तैयार करवानी है चाइना से। वो बाइक ऐसी बाइक होगी जिसके आगे स्टीयरिंग है। नहीं चलिए आपको, नहीं बेटा ये मेरा ड्राइवर है। ठीक है जी, मैं तो यहाँ पे पीछे बैठूंगा आराम से। चलिए, सो एक बाइक तैयार करवानी है आपने चाइना से, या मैंने चाइना से बाइक तैयार करवानी है। मैंने चाइना के बंदे को फोन किया, खिम शॉम शिम उसका नाम था। ठीक है जी, मैंने खिम शॉम शिम को फोन किया और बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को ऐसी कंपनी की ऐसी फीचर्स की बाइक चाहिए, कितने की बनेगी तू बता। वो कहता सर ये आपकी बनेगी जी 5 लाख रुपए की बाइक। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाइक बना के रखिए, मैं 1 हफ्ते तक आ जाऊंगा। ठीक है जी, मैंने ये बोल के फोन काट दिया। 1 हफ्ते बाद मैंने उसे फिर से फोन किया। मैंने कहा खिम शॉम शिम जी, मेरी बाइक क्या आपने तैयार कर दी है? वो कहता कौन सी बाइक? मैंने कहा वही 5 लाख वाली जो आपको बोला था। मेरी बात सुन के उसने फोन काट दिया। मैं बड़ा दुखी हुए, मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किसी बड़े की सलाह ली, अपने बड़े सीए साहब की सलाह ली। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा वो पागल थोड़ी है कि तेरी 5 लाख की बाइक ऐसे ही बना दे। कहते कुछ उसको एडवांस दे, कुछ उसको रीपेमेंट कर, मतलब कुछ उसको पैसे दे, पैसे अभी भेज, तभी वो करीब बना पाएगा। मैंने फिर से उसको फोन लगाया। मैं कहा शिम शॉम जी, आपने मेरे को अगर आपको पैसे चाहिए तो मेरे को सीधा बोल देते ना। कहते बेटा तू भी कौन सा बच्चा है, तू भी तो समझदार है कि तेरे को भी इस चीज का पता होना चाहिए। मैंने कहा चलो बताओ अब क्या करना है। कहते आप ऐसे कीजिए, मेरे को 5 लाख रुपए पहले ही दे दीजिए। अब मैंने कहा मैं 5 लाख आपको क्यों दूं? अगर आपने मेरी बाइक ऐसे नहीं बनाई तो मैं सारा पैसा आपको क्यों दूं? मैं तो कुछ ना कुछ, मैं तो 2 लाख दूंगा, मैं तो 1 लाख दूंगा, बाकी मैं जब आऊंगा ले जाऊंगा। तो ऐसा क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन अगर ऐसे ही होगी, 2 देशों की जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हैं, हर ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट आएगा, है ना। वो पैसे देने के लिए नहीं तैयार होगा, वो काम करने के लिए नहीं तैयार होगा। सो ऐसे देखिए, ऐसे तो फिर 2 देशों में ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, इसलिए एक कॉमन बैंक आगे आता है। दोनों देशों का एक कॉमन बैंक जो है वो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएरी बन जाएगा। इसे मैं बैंक बोल देता हूं। ठीक है जी, वो बैंक क्या है, मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा या चाइना वाला भी उस बैंक के पास आएगा। सपोज कीजिए एक बैंक है एबीसी बैंक, जिसकी दोनों देशों में ब्रांच है। ठीक है जी, एबीसी। चलिए, ये आधा इंडिया है, ये आधा चाइना है, ये है इंडिया, ये है चाइना, इसकी दोनों देशों में ब्रांच है। मैं अपने चाइना वाले शिम शॉम शिम को बोलूंगा कि जा तो अपने बैंक से पता कर मेरा कितना नाम चलता है, जा तो अपने बैंक से पता कर मेरा कितना नाम चलता है, मेरा कितना काम चलता है और तेरी बाइक का क्या दाम चलता है। सर शायरी बेटा मेरी बहुत अच्छी है। हमारे जो कैमरामैन साहब है वो भी मेरी शायरी से काफी इंप्रेस है। ठीक है, वो आज मेरे को बोल रहे हैं कि आप सर टी शर्ट के साथ ब्लेजर क्यों पहन रहे हो? मैं कहा बेटा मैं पहनता हूँ। ठीक है, चलिए।
सो कहाँ थे हम थे यहाँ पे। हाँ, सो मैं उसको बोला कि जा अपने देश से पता कर कि मेरा कितना नाम चलता है। तो वो गया अपने उस बैंक के पास, उसने अपने बैंक मैनेजर को बोला, बैंक कहता चलो मैं आपको पता करके बताता हूँ। ये जो बैंक था, ये जो बैंक ने अपने इंडियन करस्पॉन्डेंट्स को बोला जा देख के मैं इनका कितना नाम चलता है, मैं इनका कितना काम चलता है और बाइक का कितना दाम चलता है। तो वो जो है वो बैंक वाले मेरे पास आए। मैंने कहा सर देखो भी मैं सीए हूँ, है ना, मैं काफी अच्छा कमा लेता हूँ, मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, मैं बच्चे भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, मैं ये भी करता हूँ। चलिए, कहते कोई बात नहीं। मैंने कहा, कहते अब चलो आप ऐसे कीजिए, अब आप उनको पैसे दे दीजिए। मैं कहा फिर आपका क्या फायदा हुआ, अगर पैसे ही देने थे तो आपसे हमने क्यों बोला। ठीक है जी। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे जब इन्होंने मेरे से करस्पॉन्ड कर लिया, मेरे से इस बैंक ने मेरे को करस्पॉन्ड कर दिया और वापस जाके चाइना वाले शिम को बोला कि वो उस बंदे का बहुत अच्छा काम चलता है, तो ये ले 2 लाख रुपए ले हमारे से और इसकी 3 लाख ले या 4 लाख जो भी है, इसकी बाइक तैयार कर, जब ये बाइक कंप्लीट हो जाएगी हम इससे पैसे अपने आप निकलवा लेंगे। क्योंकि बैंक है बेटा, वो तो मेरे यहाँ पे चाकू रख के भी पैसे निकलवा लेगा। चाकू हिंदी में चाकू ही बोलते हैं ना, चाकू ही बोलते हैं। ठीक है जी। सो मैं क्या बोल रहा था कि वो तो बैंक है, वो तो किसी भी तरीके से मेरे से पैसे निकलवा लेगा और जो है और मेरे को अपना बाइक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो बैंक है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने चाइना वाले शिम को पैसे दे दिए और उसने बाइक बना दी और मैंने बाइक अपनी इंडिया में ले आया। बाइक चेक वगैरह करने के बाद मैंने बैंक को पैसे दे दीजिए। अब आप बोलोगे इसमें बैंक का क्या फायदा हो गया। बेटा बैंक अपनी एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट के या एलओसी लेटर ऑफ गारंटी के 1-2% फीस लेगा और इसके साथ एडिशनल इंटरेस्ट और कुछ और चार्जेस भी देगा। ठीक है ना। सो कहने का भाव क्या है, कहने का भाव जो हमारे ट्रांजैक्शन 2 देशों में डिस्प्यूट चल रहा था, उस डिस्प्यूट को किसने ठीक किया, उस डिस्प्यूट को ठीक किया जी हमारे आरबीआई ने। क्या आरबीआई नहीं, सॉरी, किसी बैंक ने ठीक किया। ठीक है जी। सो इसने क्या किया, इसने मेरे बिहाफ पे चाइना के एक शिम को कुछ ना कुछ पैसे दे दिए ताकि जो है हमारी ट्रेड इजी हो सके। ठीक है जी। इसी को बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। कहते इट इज अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। ठीक है जी। कहते अभी पैसा देने के बिना अगर आप कोई चीज अगर आप किसी देश से खरीदोगे तो उसको बोलेंगे जी हम शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट भी जो है हमारा कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है। ठीक है जी। चार्ट हमने स्टार्टिंग में बनाया हुआ है। बोरोइंग्स 2 तरीके की है, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की है, नए डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। चलिए जी, इन दोनों बंदों का काम हमने कर दिया खत्म। यानी कि कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा वो भी देख लिया और करंट अकाउंट में क्या आएगा जी वो भी देख लिया। ठीक है जी। आगे एक बहुत जरूरी टॉपिक आया है जी, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब सिंपल एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है ना, नाम से पता लग रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है जी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की है, बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करंट अकाउंट मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अलावा कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है उसका भी रिकॉर्ड है। ठीक है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड को मैं सिंपल आपको बोलूंगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का डिफरेंस, सेल माइनस परचेज का डिफरेंस। अच्छा, तो यही चीज है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी सभी ट्रांजैक्शन है ना, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, लोन एक्सेट्रा, पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है जी। स्कोप, इट इज एन नैरो कंसेप्ट एज इट इज कंपोनेंट ऑफ बैलेंस पेमेंट। छोटा कंसेप्ट है, इट इज अ वाइड कंसेप्ट। ये फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकता है, ये बैलेंस करेगा सर, इसका मतलब हम आगे देखेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया जी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, अगला टॉपिक आ गया जी इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ठीक है जी। अब देखिए, अब करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, उनके पास डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट भी होगा, इसका कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। ठीक है जी। लेट्स सपोज यहाँ पे थी 500 और यहाँ पे थी 400, बैलेंस आ गया जी हमारा 100। अच्छा, आगे देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखेंगे जी सेम वे कैपिटल अकाउंट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट में भी कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, है ना। अब साल के एंड में जो है, साल के एंड में जो फाइनलाइज किया जाता है, करंट प्लस कैपिटल का बैलेंस निकाला जाता है, तो उस बैलेंस को देखा जाता है कि अगर वो बैलेंस तो 0 के इक्वल है तो उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम।
अगर वो बैलेंस जीरो के इक्वल नहीं है तो इसे हम बोलेंगे जी डिसइक्विलिब्रियम। मतलब ये देखिए, इन बीओपी इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन बैलेंस इन करंट अकाउंट प्लस बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू जीरो, यानी करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो इंक्रीज डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स फॉरेन करेंसी के जो है एक फिक्स्ड अमाउंट पे रखने होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम। अच्छा, सो इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू जीरो। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी डिसइक्विलिब्रियम refers to situation when balance in current account plus balance in capital account is not equal to zero. There is either increase or decrease in official reserves of the central bank, यानी कि या रिजर्व जो है इंक्रीज हो जाएंगे या फिर डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी, रिजर्व में मैं बता रहा था, रिजर्व ऐसा बोल दीजिए हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज हमने एक फिक्स्ड जो मेंटेन करना होता है, बस वो रिजर्व मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं इसके बारे में चर्चा करेंगे। करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, वो हो गया हमारा डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है जी, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम अकर्स इन टू फॉलोइंग वेज, करंट प्लस कैपिटल ग्रेटर देन जीरो, इससे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, लेस देन जीरो, इससे रिजर्व्स कम हो जाएंगे। चलिए देख ही लेते हैं रिजर्व्स। कहीं आप ऐसा मत सोचो कि कहीं हमारे सर को ना आता हो और ये इसीलिए नहीं हमें बता रहे। मैं आपको बोलूंगा बेटा, अगर हमारे देश से जो है चीजें देश में आई 500 रुपए की और देश से बाहर गई 400 रुपए की, देश में आया ज्यादा गया कम, 100 रुपया बच गया तो उसे हम बोलेंगे जी सरप्लस। ऐसे हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, अगर जो है अगर वाइस वर्सा हो गया, यानी मैं बोलूंगा कि 1500 का देश में 1500 का देश में आया और 2400 का देश में गया, 900 जो है 900 ज्यादा चले गया तो इसे हम बोलेंगे डेफिशिट। इससे जो है हमारे 900 रुपए के रिजर्व्स कम हो जाएंगे। ठीक है जी, इट डिक्रीजेस द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, सो करंट अकाउंट का इक्विलिब्रियम होता है, करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम मींस करंट प्लस कैपिटल इक्वल्स टू जीरो एंड डिसइक्विलिब्रियम मींस करंट प्लस कैपिटल नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए जी, अगला बेटा जो टॉपिक है जी, अगला है हमारा ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स। हाँ जी, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम। देखिए बेटा, मेरे को एक बात बताइए, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, क्या आपका बैलेंस हमेशा मैच कर जाता है जब आप बैलेंस शीट बनाते हो? क्या जो आपके साथ सबसे होशियार बच्चे हैं, या मैं सरल भाषा में बोलूं कि सबसे जो खतरनाक जो लड़ाके बच्चे हैं, क्या उनका बैलेंस मैच कर जाता? नहीं करता सर। अच्छा, फिर वो होशियारी अपनी कैसे दिखाते हैं सर? अगर उनका बैलेंस नहीं मैच करता बैलेंस शीट का तो क्या होता है, तो वो सस्पेंस अकाउंट बनाए जाते हैं। बस उसी तरह मैं आपको बोलूंगा कि बीओपी क्या है? बीओपी एक अकाउंट्स है, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस रिकॉर्ड किया जाता है सरकार की बुक्स में। अब जो है, अब क्या है, अब अगर सरकार का बैलेंस नहीं मैच कर रहा, सरकार के जो बढ़िया अकाउंटेंट हैं या जो सरकार का ये जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, अगर उनका बैलेंस नहीं मैच कर रहा तो बेटा सरकार भी तो ऐसा ही कुछ करेगी। सरकार क्या करती है? सरकार भी जो रीजंस होते हैं डिसइक्विलिब्रियम के उसको नहीं देखती, या जो करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब नहीं मैच करता, जब वो इक्विलिब्रियम या जीरो के बराबर नहीं होता, तो क्या करती है? उन चीजों को एलिमिनेट करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स, यानी कि सस्पेंस, मतलब सरकार का सस्पेंस अकाउंट, सरकार अपने नाम का सस्पेंस अकाउंट बना लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी अकोमोडेटिंग आइटम। मतलब मेरी बात सुनो, बेसिस पहले आ गया जी ऑटोनोमस आइटम्स। कहते दीज रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी व्हिच आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, यानी वो सारी ट्रांजैक्शन जो सरकार प्रॉफिट मोटिव से करती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जी ऑटोनोमस आइटम। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी जो भी कंपोनेंट्स हमने किए हैं। ठीक है ना, अब ऐसे तो है नहीं, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है ये समाज सेवा के लिए किया जा रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये जो लोन लिया जा रहा है, ये जो समाज सेवा के लिए लिया जा रहा है, नहीं ना, तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, यानी इनको हम बोलेंगे ऑटोनोमस आइटम। यानी सरल भाषा में करंट या कैपिटल की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम बोलेंगे जी ऑटोनोमस आइटम्स। और अकोमोडेटिंग आइटम दिस रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शंस ऑफ बीओपी व्हिच आर नॉट टेकन विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। अब आप बताइए मेरे को, आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, उसका क्या कोई प्रॉफिट मोटिव है? नहीं सर, वो तो गलतियों को छुपाने के लिए। बस उसी तरह ये अकोमोडेटिंग आइटम्स है, वो भी क्या है? इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, इसका मोटिव होगा जी, इसका मोटिव होगा सरकार की गलतियों को छुपाने के लिए। ठीक है जी,
अच्छा, स्टेटस, दीज आर द कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब करंट और कैपिटल में बैलेंस क्यों नहीं मैच करा, सॉरी इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आया, क्योंकि सर करंट कैपिटल में नहीं मैच करा। करंट कैपिटल में क्यों नहीं मैच करा, क्योंकि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर रिकॉर्डेड होगी, कोई एरर ओमिशन होगा, ठीक है जी। सो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, दीज आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी, यानी बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम का कारण है ये। आगे आगे जी, दीज आर मेंट टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन बीओपी, यानी अकोमोडेटिंग आइटम्स जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव है जी इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना और बैलेंस शीट को मैच करवाना। एक्चुअल मूवमेंट, इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस दी बॉर्डर्स, ठीक है ना। जो ऑटोनोमस आइटम्स है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, या मैं कहूँ बिजनेस में जो डेली ट्रांजैक्शंस आप करते हो, उनकी एक्चुअल मूवमेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, है ना। उसी तरीके में करंट एंड कैपिटल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस है उसमें एक्चुअल मूवमेंट है। बट ये जो अकोमोडेटिंग आइटम है इनमें कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो रिजर्व्स की हेर फेर है, डेबिट क्रेडिट का हेर फेर है, लफ्जों का हेर फेर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज across the border, ठीक है जी। These are called above the line items, these are called below the line items। एग्जाम्पल हम रट्टा नहीं लगाएंगे, लेकिन हम एक बात याद रखेंगे, अबव द लाइन आइटम आपको पार्टनरशिप या फाइनल अकाउंट्स में जो ऊपर वाले जो अबव द लाइन मतलब जो ट्रेडिंग या P&L में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती है उनको हम वो जेन्युइन, सॉरी जो ट्रेडिंग एंड P&L या रिवैल्यूएशन में जो वैल्यूज गिवन होती है वो जेन्युइन वैल्यूज, उनको हम अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं, बॉक्स की आइटम बोलते हैं, ठीक है जी। और ये जो है ये एडिशनल नीचे एडजस्टमेंट गिवन होती है कि ये पार्टनर इतनी तारीख को रिटायर होगा, ये होगा, वो होगा, उनको हम बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं। उसी तरह बेटा जो जेन्युइन आइटम्स, एक्चुअल आइटम्स होती हैं उसको हम अबव द लाइन आइटम्स बोलेंगे, और जो एडजस्टमेंट आइटम्स है उसको हम बोलेंगे जी बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है जी। चलिए फिर से रिपीट करूंगा एक बात बेटा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो 9776298762 ये नंबर है जहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम, एड्रेस और चैप्टर जिसके आपको नोट्स चाहिए। 24 से 48 घंटे में या जितनी जल्दी हो सका हमारी जो टीम है आपको उस नंबर पे रिवर्ट बैक कर देगी नोट्स के साथ, ठीक है। चलिए, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा वैसा मेरी कमाने की इंटेंशन नहीं है। मैंने पहली वीडियो में भी यही बात बड़ी क्लियर बोली थी, ठीक है। बाद में चीजें मोनेटाइज होंगे मेरे को नहीं पता, बट अभी जो है अभी मैं पैसे की इंटेंशन से नहीं चल रहा। चलिए जी, आगे आगे जी, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बीओपी। अब बीओपी पढ़ाने के क्या फायदे हैं? अब सरकार 1 साल का रिकॉर्ड रखती है, इस रिकॉर्ड रखने का कितना खर्चा होगा अपने आप में, कितनी झंझट होगा अपने आप में। अब सरकार को इस रिकॉर्ड रख के क्या फायदा होता है, इतना झंझट करके क्या फायदा होता है? चलिए जी, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी कहते हैं बीओपी रिवील्स, कहते हैं अगर आप बीओपी का रिकॉर्ड रख लेते हो हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटस यानी अपनी फाइनेंशियल औकात पता लग जाती है, ठीक है ना। बीओपी रिवील्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉइंट टुवर्ड्स बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। कहते हैं हमें पता लग जाता है कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड तो नहीं है कहीं, हम अगर सब चीजें ही बाहर से मंगा रहे हैं, सब हम हमारे देश में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी बैकवर्ड है, आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं हो रहा और आप सब पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है जी। इसलिए बीओपी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इससे आपको अपने देश की फाइनेंशियल स्टेटस या सरल भाषा में मैं बोलूंगा औकात पता लगेगी। आगे जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट शोज इन्फॉर्मेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है ना। कहते हैं जब आप करंट अकाउंट को ध्यान से देखोगे हमें पता लगता है कि फैक्टर सर्विसेज की जो फैक्टर पेमेंट है कितनी बाहर से आई है, कितनी अंदर से, कितनी बाहर से अंदर आई है ना। यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जादूगर बाहर जाके जादू करता है, नेशनल इनकम में एग्जांपल दिया था, तो वो उसकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना। वैसे ही मैं बोलूंगा, वैसे ही जब हम करंट अकाउंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि बाहर से कितना पैसा इंडिया में और इंडिया से कितना पैसा बाहर में गया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पता लग जाएगी हमें, जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने में हमें आसानी मिल जाएगी। मार्केट पोटेंशियल, दिस मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ द मार्केट टू सस्टेन इन्वेस्टमेंट, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द साइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लार्जर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर द मार्केट पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश में बाहर से कितने बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे हमारी काबिलियत, हमारी देश की, हमारी मार्केट की पोटेंशियल पता लगता है ना। तो इस पोटेंशियल को देखने के बाद हम जो है हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। कहते इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भी जितने ज्यादा बंदे हमें बाहर से हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं
उतना ज़्यादा जो है हमारे देश के लिए अच्छी बात है, उतनी हमारे देश के लिए पॉजिटिव बात है, ठीक है ना। सो कहने का भाव क्या है, कहने का भाव है जी बीओपी बनाने का एक फायदा ये भी है कि हमें मार्केट पोटेंशियल पता लग जाता है कि हमारी मार्केट में कितना पोटेंशियल है बाहर से इन्वेस्टमेंट को ऑब्जर्व करने का या सस्टेन करने का। X-M कंपोनेंट ऑफ एडी, डिमांड पता लग जाती है कितनी बाहर से अंदर हो रही है और कितनी अंदर से बाहर जा रही है ना, कितना एक्सपोर्ट है कितना इंपोर्ट है। इट शोज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, इट इज डायरेक्टली इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट द कंट्री। कहते हैं इससे डायरेक्टली, इससे सीधा प्रभाव जो है हमारी देश के आउटपुट या देश की एम्प्लॉयमेंट पे पता लग जाते हैं। इन द इकोनॉमी राइज इन X-M इट लीड्स प्राइस इन एडी, ठीक है ना। जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी ज्यादा हमारी डिमांड पता लग जाएगी, तो सरकार जब है बीओपी अकाउंट बनाएगी तो उससे एक फायदा उसको ये भी हो जाएगा कि देश की एडी कैलकुलेट होगी। और इसके बाद आ गया जी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, एडी वाले चैप्टर में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी CRR SLR शायद आपने स्कूल में या कहीं और सुना भी हो, ठीक है। वो सारी पॉलिसीज जो है वो एक अप्स एंड डाउन्स उस पॉलिसी को करना, वो एक किसी डिसीजन के बाद या किसी कह लीजिए किसी इन्फॉर्मेशन के बाद ही पॉलिसी चेंज की जाती है ना। जैसे RBI CRR क्यों घटाएगी, जब उसे लगेगा कि देश में जो है डिफ्लेशन आ गया, देश में जो मंदा आ गया, इसलिए वो चेंज करेगी। सो कहने का भाव क्या है कि ऐसी जो हमारी बीओपी है, बीओपी से सरकार को अपनी मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी रिवाइज करने के लिए इनपुट्स मिलते हैं, जिससे वो एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट उसमें बना देते हैं, ठीक है जी। इट इम्पैक्ट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। द RBI हैज टू कंसीडर द चेंजेस इन ऑफिशियल रिजर्व एंड एप्रोप्रिएटली अमेंड इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। जो इसका ऑफिशियल रिजर्व, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश को एक लिमिट का फॉरेन कंट्रीज का जो रिजर्व है वो रखना कंपलसरी होता है, ठीक है जी। 1991 के टाइम पे ये जो रिजर्व था काफी कम हो गया था, ठीक है जी। सो कहने का भाव क्या है भी, अगर RBI को लगता है कि ऑफिशियल रिजर्व में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हुए हैं, तो वो अपनी मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी उस अकॉर्डिंग मोल्ड कर दी जाती है, उस अकॉर्डिंग अपनी फिस्कल पॉलिसीज चेंज कर देती है या मॉनेटरी पॉलिसीज। चलिए, सो बेटा ये था हमारा बीओपी चैप्टर। तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन मैं एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर बोलूंगा कि इसके बाद आपका कुछ अनटच्ड नहीं है, कुछ अनपैक्ड नहीं है बनाने को। मैं व्यूअर्स या उसको कंटेंट देखने के लिए मैं 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। बट मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप चीजों को सुन के सिर्फ आपको अच्छा लगे या मेरे व्यूज हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें जो है अच्छी तरह से समझाई जाए, तो जो है टाइम लगता है चीज़ों का, और यही मेरी अप्रोच होती है कि आपको उसके साथ करवाया जाए, सब कुछ तसल्ली के साथ करवाया जाए, ठीक है जी। चलिए, अब ये मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास +2 2023 का जो CBSE ने इशू किया सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसमें से आपको मैं दिखाना चाहूंगा क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं और क्या हमने सब कुछ कवर किया। चलिए, Suppose the following data is presented in an imaginary economy. कहते इस डाटा में से बताइए, इस डाटा के अकॉर्डिंग कौन सी पोजीशन सही है, ठीक है जी। चलिए, ये क्या है, ये बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। एक्सपोर्ट 280 पहले साल में, इंपोर्ट हो गया जी 240, ये कितना आ गया जी 40 सरप्लस। अच्छा, दूसरे साल में क्या हुआ जी 580 माइनस 460, ठीक है जी। ये कितना आ गया जी, आ गया जी 120 सरप्लस, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब क्या हुआ है, अभी ये जो सरप्लस है, सरप्लस इंप्रूव हुआ है ना। पहले 40 का सरप्लस था, अब 120 का, यहीं पे हम लिख देंगे इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर इमेजिनरी इकोनॉमी। कहते ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको क्या करना है, आपको करना है जी, अच्छा, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट बताना है भी, इतने से इतने क्या होगा। सो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है सर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस करंट ट्रांसफर या यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो मैंने आपको नोट्स में फॉर्मूला बताया था, ठीक है जी। सो एक्सपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट आ गया जी 100, अच्छा 100 के बाद एक्सपोर्ट आ गया 100 और 70, माइनस करेंगे इंपोर्ट आ गया जी 150 और 30।
सर ये इनविजिबल विजिबल क्या है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है। विजिबल मतलब जो चीजें दिखती हैं, एक्सपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट, और इनविजिबल मतलब सर्विसेज का एक्सपोर्ट या सर्विसेज का इंपोर्ट। ठीक है, हर चीज को पेन डाउन करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें दिमाग में भी कभी कभी करा करो। सो एक्सपोर्ट 100, 70, 150, ये आ गया जी 170, ये आ गया जी 180। ठीक है जी, मैं बोलूंगा बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया हमारा, आ गया जी हमारा एक्सपोर्ट 170 बाहर गया, ये आ गया जी -10। ठीक है जी। अच्छा, अब नेट करंट ट्रांसफर है जी वो 15 है, इसे हम ऐड कर देंगे जी 15, -10 + 15 आ गया जी 5, इसे हम बोलेंगे 5 का सरप्लस। बेटा समझ गए ना, समझने वाला कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले में सीधा, नोट्स में सीधा फॉर्मूला गिवन है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस करंट ट्रांसफर। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से आराम से देख लीजिए, इसका आंसर मैच करेंगे। आंसर है जी इसका ये रहा, सरप्लस 5। ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन हमें पूछा गया था, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये देखिए। हाँ जी, कहते डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स आपके सीधे क्रिस्टल क्लियर जो है आप स्कोर कर पाओगे अगर आप इसको 3 यहाँ से और 1 वहां से। 4 मार्क्स जो आपके सीधे क्रिस्टल क्लियर है, आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे चैप्टर पढ़ने के। ठीक है जी। और ये ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर में कुछ गिवन होगा, पेपर में कुछ गिवन होगा। बेटा चीजें बहुत हद तक पैरेलल चलती हैं, उसका नाम ही सैंपल पेपर है ना, पेपर का एक सैंपल है। चीजें काफी हद तक पैरेलल होंगी। आगे वीडियोस में आपको मैं साइमल्टेनियसली बताता जाऊंगा चीजों का कि कैसे जो है चीजें, क्या आपको करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए 2 महीने 3 महीने जो भी रहते हैं उसमें। ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यही बोलूंगा मैं, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। पढ़ाई बेटा अभी कर लो, 2 से 3 महीने रहते हैं, बाद में आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। जितना मर्जी इंस्टा चलाना, जितना मर्जी सॉन्ग सुनना, जहां मर्जी घूमना, जो मर्जी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, जो मर्जी करना। ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहिए और धन्यवाद। बेटा एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 23 साल की उम्र में वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद पायलट की रिक्रूटमेंट में गए, बट वहां पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और कुछ साल बाद जब वो प्रेसिडेंट बने तो एज ए सुप्रीम कमांडर यानी पायलट से कहीं ऊपर वाली पोस्ट उनको ऑफर की गई, उसके इक्वलेंट रखा गया। तो फिर उन्होंने जो है अपने ट्रेनी से कुछ ना कुछ महीनों की ट्रेनिंग लेके अपने ड्रीम को पूरा किया। बेटा चीजें बड़ी सिंपल है, मैसेज बड़ा क्लियर है कि करना तो वही है जो सोचा हुआ है ना। कोई भी आपका सरल, कोई भी आप सक्सेसफुल इंसान, रेनाउंड इंसान देखोगे, मैसेज मतलब उनका टारगेट बड़ा क्लियर है। काम करने का तरीका अलग हो सकता है, जर्नी अलग हो सकती है, पर जो डिसाइडेड है करना तो वही है। ठीक है ना, यही बात मैं आपको बोलूंगा कि करना वही है जो आपने सोचा हुआ है। जो टारगेट है उसे मत छोड़िए, उसे मत हिलाइए, तरीका कोई और अपनाइए अगर आपको पहली बार में जो है सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है जी, धन्यवाद।